नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं किसी से बिना पहचाने दोस्ती करनी चाहिए। कोई मुसीबत आए तो हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसा ना करने पर बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। ये कहानी है एक जंगल में रहने वाले एक आलसी बगुले की। वो इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उसे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वो उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वो नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भाई, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते हुए बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है केकड़े भाई, और मैंने ये वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे मर जाना ही ठीक है। वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर ये बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है? इस पर बगुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। हाँ, मैंने देखा है। मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ कर आ सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वो उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वो एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। उस चट्टान पर उन जीवों की हड्डियों का ढेर लगने लगा था। बगुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसी मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। ये कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बगुले से पूछा कि बगुले भाई, ये हड्डियां किसकी हैं और जलाशय कितनी दूर है? केकड़ा भाई, कोई जलाशय नहीं है और ये तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं खा गया। और इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली हैं। उसकी ये बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया बड़ी जालिम है। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, लालच का फल सदैव बुरा ही होता है, इसलिए जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में जो भगवान दे रहे हैं उनके अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए। आइए इस कहानी के माध्यम से आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो रूठ जाती। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए अब रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थीं। उसे अधिक दाम मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला किया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया। फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तो रोक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ रामलाल पर वार करने ही वाला था कि वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा। ये प्रण लेता हूं मैं। हाँ। ये सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छोड़ते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। नमस्कार दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिभावान हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा के अनुसार वो सम्मान या मेहनताना नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी कीमत को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि आप ही अपनी कीमत को नहीं पहचानेंगे तो कोई और आपका फायदा ही उठाएगा। आइए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी।
एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूं, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूं? ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो बेटा, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। पिताजी, हम ऊंटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं पिताजी? जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं, हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इसी रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजों के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है, समझे? अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों हैं? बेटे, ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। अब मैं समझा कि हमारी पीठ में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी हैं जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा को पहचानें और इसे व्यर्थ न जाने दें। नमस्कार दोस्तों, कभी किसी के लिए छोटा या बड़ा होने का भाव नहीं रखना चाहिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान ने हर किसी को कुछ खास गुण दिया है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहां बहुत बारिश हुई, जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी नहीं रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहां सिर्फ चूहे ही रह गए। चूहों ने वहां अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहां की जमीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहां एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था जहां कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहां रहते थे, जिनका राजा था गजराज नाम का हाथी। एक बार की बात है, वहां भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए हाहाकार मचाने लगे। वहां रह रहे हाथियों की भी बुरी हालत हो गई। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहां आया और उसने खबर दी कि खंडहर बने शहर में एक पानी का तालाब है। ये सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में चूहों का शहर पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से वापस आए और कई और चूहे फिर मर गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इस बात की खबर चूहों के राजा मूषक राज तक भी पहुंची। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुआ। उसके मंत्रियों ने मूषक राज को कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मूषक राज गजराज के जंगल उनसे बात करने गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज वहां सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूषक राज हूँ। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। हाथी को मूषक राज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नीचे झुका
और चूहे की तरफ अपने कान करके बोला, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कहेंगे? ये सुनकर मूषक राज ने फिर से अपनी बात दोहराई। मैं मूषक राज हूँ। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप और आपके अन्य साथी मित्र जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो कई चूहे आपके पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, वरना बहुत जल्दी हम में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोला, हाँ, मुझे पता नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे थे। हम तालाब तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। ये सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी। मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं। गजराज ने मन में सोचा कि ये इतना छोटा सा जेब मेरे किस काम आएगा, इसलिए उसने चूहे को मुस्कुराकर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसका पैर सूखी पत्तियों में छिपाए जाल पर पड़ा और वो जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज सुनी। वो गजराज का बहुत आदर सम्मान करती थी, क्योंकि एक बार गजराज ने भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। गजराज को जाल में फंसा देख वो बहुत चिंतित हुई और बोलने लगी, गजराज, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? अपनी जान देकर भी मैं आपकी मदद करूंगी गजराज। तुम जल्दी से जाकर उस खंडहर शहर में रहने वाले मूषक राज को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ती हुई मूषक राज के पास गई और उसे सारा हाल बताया। मूषक राज ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो अपने कई सैनिकों को लेकर भैंस की पीठ पर बैठ गए और गजराज के पास पहुंचे। फिर चूहों ने मिलकर जाल को काटा और गजराज आजाद हो गया। इसके बाद गजराज ने मूषक राज को धन्यवाद कहा। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मूषक राज की दोस्ती भी गहरी हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों के साथ धरती पर भेजा है। वक्त आने पर हर कोई अपने गुणों के बलबूते एक दूसरे के काम आ सकता है। बस प्यार और विश्वास होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बुद्धिमान लोग हमेशा विवेक से काम लेते हैं। किसी भी हाल में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। बेवकूफ लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं, जैसा कि इस कहानी के पात्रों ने बेवकूफी की। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम सिंधुक था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधुक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। ये देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंधुक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंधुक को दरबार में पेश करने को कहेंगे, बल्कि मुझे दंडित भी करेंगे। ये सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंधुक को राजा के दरबार में पेश करके राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिंधुक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, महाराज, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दें।
मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। सिंधुक उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। ये देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंधुक कहकर गया, मैं बेवकूफ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो मुझे राजा के पास ले गया, और राजा बेवकूफ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।